ओके, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। ओके, तो सबसे पहले तो अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुझे। मैं सर नागौर के झोरडा गांव का रहने वाला हूँ। और इसके बाद मैंने 10th क्लास से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरपालिया से पास आउट की 2017 में। और फिर जो 12th क्लास है वो नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुचामन सिटी से पास आउट की 2019 में। और 2022 में मैंने ग्रेजुएशन की बीएससी पीसीएम में बीआर मिर्दा गवर्नमेंट कॉलेज से। और उसके बाद से मैं सर आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आरएस 2023 में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। और आरएस 2024 का प्री और मेंस भी मैं दे चुका हूँ सर। ओके, आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं सर। क्यों? इसमें सर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एमएससी करता तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर एमएससी करूंगा तो मैं प्रॉपर पढ़ के ही करूंगा, ऐसे सिर्फ औपचारिकता करने के लिए या फिर डिग्री लेने के लिए नहीं करूंगा। तो सर मैंने घर वालों से कहा तो उन्होंने कहा कि जॉब पर ज़्यादा फोकस करो। तो तैयारी का पहले से ही मन था, तो मैंने सर तैयारी को ज़्यादा प्राथमिकता दी। तो जॉब के लिए सिर्फ आप आरएएस पे ही फोकस करें, कुछ और एग्जाम्स भी दे रहे हैं? नहीं सर, 20 में मैंने दो एग्जाम दिए थे, जैसे एक तो वीडियो प्री दिया था हम्म। और एक मैंने ईओआरओ दिया था। उसके बाद तो आरएस की वैकेंसी आ गई, तो बीच में मैंने सोचा डिस्टर्ब होऊंगा, तो मैंने कोई दिया नहीं बीच में। ओके, ठीक है, तो आपका मुख्य लक्ष्य आरएएस बनना ही है। अभी के लिए तो यही है सर। क्यों बनना चाहते हैं आरएएस? एक तो सर जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो उस हिसाब से सर, जैसे मैंने फैमिली में अक्सर ऐसा देखा है कि मेरे जो बड़े भाई है, तो वो लग तो कब के गए, पहले ही लग गए। लेकिन वो अब भी प्रयास कर रहे हैं कि आरएस को लेकर, लेकिन वो अब ढंग से प्रयास नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा कि मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, तो पहले इसको ही टैकल किया जाए। और उसके अलावा सर सोशल प्रेस्टीज भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और पब्लिक डीलिंग हम इसमें कर सकते हैं, और ये बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों को अपने डिसीजन से प्रभावित कर सकते हैं सर। ओके, टोटल कितनी तरह की सर्विस हैं अभी इसमें, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें टोटल कितनी तरह की अलग अलग सर्विसेज है आरएएस में? एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, रफली बता सकता हूँ, आप परमिशन देता हूँ। बताइए। लगभग सर 30 के आसपास है सर। 30 के आसपास है टोटल। ठीक है। अच्छा, मुझे राजस्थान की ऐसे 3 ऐतिहासिक युद्ध बताइए जो इतिहास में एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं। इसमें सर एक तो जैसे खानवा का युद्ध है, हम्म। और खानवा के युद्ध के अलावा तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है। और उसके अलावा सर, सर अभी मैं दो ही सोच पा रहा हूँ। ओके, क्या हुआ था ऐसा, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें ऐसा क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं? खानवा के युद्ध को सर टर्निंग पॉइंट इसलिए कहते हैं, जो राणा सांगा थे वो इसमें हार गए थे। तो हम्म। उसके बाद से राजपूतों का कोई बड़ा ऐसा शासक हुआ नहीं जिसने इतने लोगों को ऐसे यूनिफाई किया, और जो दिल्ली है, दिल्ली को चुनौती दी। उसके बाद से सर जो मुगल है, तो मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। तो उसके बाद से सर दो टाइप की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है राजस्थान में। जैसे कुछ राजा विरोधी थे, जैसे राणा प्रताप है और राव चंद्रसेन है। और कुछ राजाओं ने जैसे उसके बाद अधीनता स्वीकार कर ली थी 1570 में, जो नागौर दरबार हुआ था उसमें। ओके। और ठीक है, मान लीजिए आप एसडीएम पद पर लगे हैं और आपके क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं, जी सर। आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे? मैं सर इसमें सबसे पहले तो प्रिकॉशन के तौर पर जो भी फोर्स होती है, तो फोर्स को मैं प्रिपेयर रहने के लिए कहूँगा कि अगर कहीं पर हिंसा बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचा जाए, और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कम से कम नुकसान हो। और उसके अलावा सर जो भी जो संप्रदाय है, संप्रदायों के जो भी लीडर है, तो लीडर से वार्ता करूंगा मैं, और ताकि जो है हारमोनी स्टेब्लिश की जा सके। और क्या कदम उठाएंगे? और उसके अलावा सर जिन्होंने हिंसा की है, तो उनके खिलाफ कानून के तहत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और और भी जो भी इधर क्राइम हुए हैं हिंसा के दौरान, तो उनको भी दंडित किया जाएगा सर। ये दंगे क्यों हुए, इसका कारण नहीं जानना चाहेंगे? जी सर। नॉर्मली आसपास हम कई बार देखते हैं सांप्रदायिक दंगे ऐसे भड़क जाते हैं, क्या रीजन रहता है उनका? रीजन सर,
एक आजकल जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, तो एक तब से जो है लोगों में एक इनसिक्योरिटी की भावना वो बढ़ गई है। और उसके अलावा सर सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे जो लोगों की भावनाएं होती है उनको भड़का दिया जाता है बहुत बार। कुछ ऐसे भाषण दे दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर। तो सर मेन रीजन अभी मुझे वही लगता है, उस कारण से ये फैल रही है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब नहीं होते थे क्या? अ, सर होते थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं होते थे। क्योंकि सर जो सोशल मीडिया है उसकी जो पहुंच होती है वो हम्म। बहुत ज्यादा है, उसकी जो इंटेंसिटी बढ़ाने में ये योगदान करती है। और उसके अलावा सर जैसे कुछ शांति प्रिय जगह हैं, जैसे कि सर हमारे राजस्थान में कोई दंगों की ज्यादा हिस्ट्री नहीं रही है। लेकिन सर पिछले कुछ टाइम से देखे तो अभी हाल ही में लेटेस्ट सर जैसे देख सकते हैं बासनपीर में हुई थी, और कुछ साल पहले जोधपुर में भी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। हम्म। तो सोशल मीडिया के दौर से पहले कोई सांप्रदायिक, कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा जो आपको याद आ रही है, तीन ऐसी कोई घटना है जो भारत में कहीं पर भी हुई है? सर एक तो गोधरा कांड गुजरात, हम्म। और एक बाहवलपुर दंगे, हम्म। और उसके अलावा सर पार्टीशन के दौरान भी खूब दंगे हुए थे। खूब दंगे, उस समय तो सोशल मीडिया मीडिया जो है वो भी इतनी प्रभावी नहीं थी। फिर क्या कारण था कि जो सांप्रदायिक दंगा है वो इतना फैल गया? सर सोशल मीडिया है वो उसका जो बेस होता है बेस को चौड़ा करती है। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो जितने लोग आइडियोलॉजी से प्रभावित हो पाए तो सिर्फ उन्होंने दंगे में पार्टिसिपेट किया। उनकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं थी सर, आजकल जो है ज्यादा ब्रॉड होती है। ओके, मुझे बताइए, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? इमोशनल इंटेलिजेंस सर जब एक तो पब्लिक डीलिंग करते हैं उसमें जरूरी हो सकती है। जो लोग फरियाद लेकर आते हैं तो उनको ढंग से सुनना, और उनको ऐसे नॉर्मल फील करवाना कि हम भी आपकी तरह ही हैं, और आपकी समस्या है तो उस पर हम पूरा इमोशनली उससे लिंक हो पा रहे हैं। और उसके अलावा सर जो लीडर होते हैं तो लीडरों से भी जब वार्ता करते हैं तो उस टाइम पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। और सर कहीं पर भीड़ है, भीड़ से अगर वार्ताएं हो रही होती है तो उस टाइम भी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आ सकती है सर। ओके, मान लीजिए आके आप एक एसडीएम लगे हुए हैं, वहां पर एक महिला आती है आपके पास जी सर। बहुत रोते हुए, और अपने आपसे शिकायत करती है कि उनके पति उनके साथ बहुत घरेलू हिंसा करते हैं। जी सर। हाँ, उस समय फिर आप क्या कदम उठाएंगे? मैं सर उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, और उनके जो पति है तो उनको फिर सर उनके खिलाफ केस किया जाएगा, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी सर। ओके, मुझे बताइए, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? राजस्थान में सर सबसे बड़ी जनजाति है भील, सॉरी सर सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, उसके बाद है भील, फिर ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, कंजर, और भी है सर, अभी मुझे इतने ही नाम याद आ रहे हैं, सॉरी सर। ओके, आप नागौर जिले से बिलोंग करते हैं? जी सर। नागौर जिले की तीन बड़ी मुख्य समस्याएं क्या है? नागौर जिले की सर एक तो बड़ी समस्या भूजल की समस्या है सर। यहाँ का जो ग्राउंड लेवल है तो उसका दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहाँ का सर जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में फ्लोराइडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है। और उसके अलावा सर अगर ग्राउंड लेवल पर एक प्रॉब्लम की बात करें तो अभी सर जो हमारी रोडें होती है, तो नागौर साइड में जो रोडें हैं उनमें इस मौसम में जो गायें हैं गायों को बाढ़ छोड़ देते हैं लोग, तो वो जो रोड पर गायें काफी देखने को मिलती है जिनके कारण बहुत बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं सर। और और उसके अलावा सर नागौर में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पूरे राजस्थान भारत में समस्या है, कोई स्पेसिफिक नागौर की कुछ आप देख पाते हैं तो? स्पेसिफिक सर जैसे जो नागौर है, नागौर में कोई एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर ले जाया जाता है। और उसके अलावा सर यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं है, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जिस कारण सर एम्प्लॉयमेंट के लिए मिग्रेशन होता है, यहाँ से जो लोग हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। हम्म। ठीक है, मुझे बताइए, कितने उपखंड कितने हैं नागौर जिले में? नागौर में 8 है सर। श्योर हैं आप? जी सर। तहसील कितनी है? तहसील श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन गेस लगा सकता हूँ, आप परमिशन देता हूँ। बताइए। तहसील भी 8 ही है शायद। अच्छा,
कितने जिलों को टच करता है नागौर, अदर राजस्थान के? सर एक तो जैसे बीकानेर और हम्म। हड़ौती हम्म। और जोधपुर हम्म। और अजमेर हम्म। और ब्यावर और डीडवाना कुचामन और चूरू और सिक्कर। कितने हो गए? सॉरी सर, मैं कर नहीं पाया काउंट। नेशनल हाईवेज कितने गुजरते हैं सॉरी सर। आपके? और नागौर जिले का शुभंकर क्या है? नागौर जिले का शुभंकर है सर राजहंस। ओके, गुड। ठीक है, मेरी तरफ से हो गया है आपका इंटरव्यू। थोड़ा सा एक बार रिव्यू भी साथ में कर लेते हैं। एक तो जी थोड़ा सर। सा ये फैक्चुअल आप देख लेना ना, ये जब हम प्रशासन में जा रहे हैं तो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा, उपखंड कितनी है, तहसील कितनी है, आपकी विधानसभाओं के बारे में, पंचायत के बारे में, जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, उनके नाम भी एक बार आप देख लेना। वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। जी जरूरी सर। नहीं कि इंटरव्यू में पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की है। ठीक है ना? जी सर। और थोड़ा सा ये ज्योग्राफिकल भी कितने जिलों को टच कर रहा है। नागौर जिले से आ रहे हैं, अगर जिले से सवाल पूछे तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं ना। इन तीनों के सवाल आंसर गलत आए, एक बार आप मैच कर लेना, है ना, आपने सही आंसर नहीं दिए इनके। ठीक है, तो ये सारे देख लेना। थोड़ा सा भाषा शैली थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। एक जो एक ऑफिसर की जैसे है ना, कि एक सामान्य भाषा, एक सामान्य जैसे हम बातचीत करते हैं ना, वैसी भाषा आ रही है ना। इतने रोडे, जैसे रोड्स एक सही तो हम रोडे सामान्य भाषा में बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द मुझे लगे कि बहुत थोड़े सामान्य स्तर के भाषा शैली जो काम में आ रहे। थोड़ा सा और अच्छी लैंग्वेज जो है, अपनी भाषा शैली को थोड़ा सा और आप सुधार सकते हैं। ठीक है ना? जी जैसे अभी आपने, मैंने सांप्रदायिक दंगे के कारण पूछा, तो आपने सिर्फ एक कारण रखा, वो भी सोशल मीडिया, है ना। तो मैंने आपको हिंट भी दिया कि पहले भी तो होते थे जब सोशल मीडिया ने, तो भी आप घूम फिर कर बस उसके ज्यादा कारण, डीप जो डेप्थ की जो चाहिए थी ना मुझे, वैसी डेप्थ नहीं आ रही थी। वे सांप्रदायिक दंगे का रीजन क्या होता है, तो थोड़ा सा डेप्थ में सोचना पड़ेगा, है ना। ऐसे बहुत बेसिक आंसर बताएंगे तो इंटरव्यू मेंबर जो है उतने प्रभावित आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है? जी मैंने एक सवाल पूछा कि महिला रोते हुए आती है, आपने कहा कि हाँ वो FIR करवा देंगे, है ना। आपने दूसरे डिपार्ट जो पुलिस डिपार्टमेंट को डाल दिया, वो ठीक है, वो एक प्रोसेस होता है। और पति के खिलाफ केस कर देंगे। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि महिला सिर्फ कोई नाटक तो नहीं कर रही, नौटंकी तो नहीं कर रही। महिला भी तो हो सकती है कि उनके घर वाले उनसे पीड़ित हो, है ना। दूसरा पक्ष नहीं देखा आपने, है ना। डायरेक्ट अगर आपने ये आदेश दिया कि वहां पर, हाँ उसमें मतलब आपको बताना पड़ेगा, होता है बिल्कुल। जब पुलिस के पास जाएगी, पुलिस अपनी जांच करेगी, एंगल देखेगी, लेकिन आपका जवाब इस तरह का आना चाहिए, वे हाँ इस पहले आप उनकी सुनेंगे, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंट में तो हाँ पहले आप उनकी सुनेंगे, फिर इस पर जांच कराएंगे वे असली प्रॉब्लम क्या है। डायरेक्ट ये नहीं कि हाँ उनके पति पर हम केस भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे। तो थोड़ा सा डेप्थ में सोचना पड़ेगा। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सीधा बिल्कुल थोड़ा सा सतही तौर पर जैसे जवाब देते हैं, उस तरह के जवाब आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा और डेप्थ में सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है? जी अभी जैसे इंटरव्यू डेट तो आई नहीं है आपकी, सर। अभी थोड़ा समय भी है, तो आप और इंटरव्यूज दे सकते हैं। अभी इसके पहले आपने इंटरव्यू नहीं दिए, मॉक इंटरव्यू? दिए थे सर, मार्च तक दिए थे, उसके बाद मैं वापस आ गया था घर पर। अच्छा, ऑफलाइन इंटरव्यू दिए होंगे आपने। हाँ सर। ठीक है, कैसा रहा वहां पे, परफॉर्मेंस कैसी रही? वहाँ पर सर शुरू के दो दो में तो अच्छी नहीं रही, लास्ट के तीन थे उनमें अच्छी रही थी सर। ओके, तो थोड़ा सा और प्रयास करने की आवश्यकता। आप जैसे बहुत सारा आजकल मॉक इंटरव्यूज हैं, जो IAS के मॉक इंटरव्यूज हैं, जो आप उनको यूट्यूब पर इन पे मिल जाएंगे, उनको देखिए, सीखिए किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह के जवाब देना है। चैट GPT का इस्तेमाल इस्तेमाल कीजिए। आप खुद अपने वो 200 300 400 सवाल, आपके बायोडाटा उसको प्रोवाइड कीजिए, वो आपको 200 300 400 सवाल इस तरह के हर फील्ड के आप खुद बनाइए ना। तो काफी सवाल बना के देंगे, और उनके आंसर भी तैयार कीजिए और उसको पूछिए और डेप्थ में सवाल, तो काफी अच्छे अच्छे आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ इस तरह, जैसे आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, इस तरह से मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर आप इस तरह से लगातार देंगे तो थोड़ा थोड़ा काफी इसमें सुधार होता जाएगा। तो थोड़ा सा फैक्चुअल भी करना है ना। और जैसे अभी मैंने अलग अलग सवाल पूछे, उनमें थोड़ा सा और मेहनत की आवश्यकता है, पर अभी टाइम है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा करके आए हैं। थैंक यू सर। ओके जी सर, आप कंटिन्यू थैंक करें। यू नरेंद्र सर। आप एग्जिट जी, करें बोले। ओके सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ नरेंद्र ड्यूटी सर शुरू करें। जी 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 सर। हाँ, कौन, करनी सिंह नाम है आपका? जी सर। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जोरडा गांव नागौर। अच्छा, झोरडा गांव नागौर है ना? जी सर। झोरडा कौन सी तहसील में आता है? नागौर तहसील में आता है सर। अच्छा, नागौर तहसील में आता है। ये नागौर का क्या मीनिंग है? नागौर कोई मीनिंग है क्या इसका?
क्या सर, सही से सुना नहीं मैंने। नागौर शब्द का क्या अर्थ है? नागौर शब्द का अर्थ? हम्म। सॉरी। अच्छा, नहीं पता आपको? हेलो। जी सर, नहीं पता नागौर शब्द का अर्थ। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। नागौर में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 800 के करीब है सर, लगभग एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है सर। अच्छा, 800 के करीब है। पंचायत समितियां कितनी हैं? पंचायत समितियां, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, कोई इश्यू नहीं, कोई। नागौर में एक फेमस पर्सनालिटी रही है जिसको ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। हिमता राम जी भांबू। हिम्मता राम जी बाम्बू। आप मिले हुए हैं कभी पर्सनली इनसे? नहीं सर, मिला हुआ नहीं हूँ। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने सर बहुत सारे पेड़ लगाए, उन्होंने 5.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए, और जिनमें से 3.5 लाख से ज्यादा पेड़ है वो बड़े होकर पेड़ बन भी गए हैं। और वो हम्म सर नागौर के पास हरिमा है, वहां पर उनका गांव है, और उन्होंने वहां पर हम्म खुद का एक जंगल बना रखा है जिसमें हम्म। 11,000 पेड़ लगा रखे हैं, और वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी काफी अच्छी है, और उनको पद्मश्री भी मिल चुका है सर। आप कभी गए वहां पर? सर मैं गया हुआ नहीं हूँ, लेकिन हरिमा कभी कभी ऐसे मैं अपने ननियाल जाता हूँ तो बीच में आता है रोड पर। कभी आप जाना वहां पर, है ना, अच्छा सा लगेगा आप। जी सर। अभी अभी आपके एक अ, नागौर में मेरे को एक प्रॉब्लम दिखी है कि नागौर जितना डेवलप होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जबकि नागौर ने हमेशा ही अच्छे लीडर्स दिए। जी अभी सर। से नहीं, नागौर जी मतलब सर। अकबर कालीन समय से ही वहाँ की मतलब हमेशा राजपूत शासक होते थे, उनकी मीटिंगें होती थी, फिर अच्छे अच्छे लीडर्स आए हैं, राजनेता भी जी अच्छे सर। आए हैं, अच्छे प्रशासक भी आए हैं। फिर भी नागौर का विकास नहीं हो पाया, ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों लो ऐसा क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ एक सालों से जो नागौर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, तो वो सर या तो निर्दलीय के तौर पर, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जो पार्टी बेस है तो वो अलग गवर्नमेंट से है, वो मतलब जो सरकार में सत्ता दल है तो सत्ता दल हम्म। से वो अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो एक सर ये कारण रहा है पिछले कुछ एक सालों से। अच्छा, तो विकास तो कोई एक दिन की परिभाषा है नहीं। जी सर। तो ये तो सालों से चल रहा है। नहीं सर, चल तो रहा है, लेकिन पिछले लगभग 20-25 सालों से जो नागौर की पॉलिटिकल लीडरशिप है तो वो जो रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी से वो अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर निर्दलीय रहे हैं वो। तो आप किसी नेता से प्रभावित हैं, आपके इधर राजनीतिक नेता से? क्योंकि सॉरी मेरे को सर। ये लीडर अच्छा, कोई लीडर अच्छा नहीं लगा आपको? मैं सर पर्सनली किसी से मिला नहीं, और मैं सोशल मीडिया भी नहीं चलाता, तो सर कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है, बाकी सर मुझे नहीं पता ज्यादा। हम्म। चलो कोई बात नहीं। तो नागौर में एक फोर्ट भी है आपके, काफी फेमस फोर्ट है। बोर्ड? किला किला फोर्ट। किला सर, अच्छा सॉरी सर। किला है सर। दुर्ग दुर्ग। हाँ, दुर्ग जी। काफी फेमस है। जी सर। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सर अही छत्रपुर। उसको अहि छत्रपुर क्यों कहते हैं? अहि छत्रपुर, क्या अहि छत्रगढ़? सॉरी सर, अही छत्रगढ़। क्यों कहते हैं अहि छत्रगढ़? क्या कारण है कि उसको अहि छत्रगढ़ कहते हैं, नागौर गढ़ी कह देते? उसका सर नागौर सिटी का पुराना नाम अही छत्रपुर था, तो इसका उस क्या वजह। क्या अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है अहि छत्र? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, तो इसकी मेरे को इस किले की कुछ वास्तुकला के बारे में बताइए। इसके सर पुराने टाइम में एक तो इसके चारों तरफ जो है खाई बनी हुई थी जिसमें पानी रहता था, हम्म और अब तो वो नहीं है। और हम्म। उसके अलावा सर ऐसा कहा जाता है कि ये जो किला है, किले के अगर इसकी जो लोकेशन इस हिसाब से है कि अगर इस पर तोप के गोले दागे जाएं तो वो ऊपर से निकल जाएंगे, ऐसे उसके अंदर नहीं जाएंगे। पर वो और वास्तुकला कहाँ हुई? मैंने तो वास्तुकला पूछी है आपसे। जी सर, एक सर उसके अंदर एक फव्वारा पद्धति है जिसको भूगस कहा जाता है, तो हम्म वो सर बिना बिजली के ही है, उसमें जो पानी ऊपर नीचे होता है सर। थोड़ा इसको आप पढ़ो जरूर, है ना। चलो कोई इश्यू नहीं। आप पीसीएम से पास किया है क्या आपने, 12th क्लास से? जी सर। अच्छा 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 अच्छा, पीसीएम से पास किया ना। हम्म।
तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी नागौर के अंदर नशा पद्धति काफी ज्यादा चल रही है, उसके क्या कारण है? मतलब नशा काफी ज्यादा फैल, चाहे वो एमडी ड्रग्स का हो चाहे वो वाइन का हो। जी सर। ये एक सामाजिक समस्या है वहाँ। जी सर। युवा काफी गिरफ्त में होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसके सर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो सर सोशल मीडिया इसका कारण हो सकता है, और उसके अलावा जो सिनेमा इसका कारण हो सकता है, और उसके अलावा सर जैसे कई बार जो सोशल फंक्शंस होते हैं तो उनमें हम्म भी नशा है उसको अलाउ करते हैं, उसमें जो है रखी जाती है शराब या और कोई जो भी ऐसा नशा होता है। और हम्म उसके अलावा सर जो युवा वर्ग होता है, युवा हम्म वर्ग की एक सर जो प्रयोग करने की एक अवधारणा होती है, वो सर कुछ नई चीज ट्राई करना चाहते हैं तो ऐसे करके वो एडिक्शन लग जाती है उनके। और कई बार सर जो नशा होता है उसको एक ऐसे गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये जो है तनाव कम करने में हेल्प करता है, तो बहुत बार उस हिसाब से भी लोग इसके एडिक्शन में पड़ते जाते हैं सर। तनाव कैसे कम करता है नशा? कोई हार्मोन के सिक्रेशन को कम करता है क्या? हार्मोन सर जैसे एक तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है सर, नर्वस सिस्टम, तो ये नर्वस हाँ। सिस्टम की जो प्रोसेस होती है उसको स्लो करता है, तो जिससे जो आदमी होता है उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा उसको लाइट फील होता है सर। मतलब नर्वस सिस्टम खुद ही स्लो हो जाता है? नर्वस सिस्टम की सर जो प्रोसेस होती है, जैसे जो सिनेप्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, तो वहां पर अच्छा। जो सिनेप्स पर सर जो सिग्नल्स होते हैं, तो सिग्नल्स की जो पहले बहुत फास्ट वो ट्रांसफर होते हैं एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में, उसके बाद सर वो धीमी हो जाती है प्रोसेस। हम्म। ये पुलिस वाले क्या करते हैं, एल्कोहल का मेजरमेंट करते हैं ना, जैसे कोई वाइट ड्राइव कर रहा है जी सर। तो वो एल्कोहल का मेजरमेंट करते हैं, तो फिर उनमें कोई केमिकल होता है कैसे कोई, कि भाई इससे पता चल जाए इसमें अल्कोहल इतना है? जो जो सर हमारी सांस होती है, तो हम्म। सांस है उसको मेजर किया जाता है, उसमें अल्कोहल का कितने परसेंटेज आ रहा है स्मेल के रूप में। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। आप तो फिजिक्स भी पढ़ी है आपने। जी सर। मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है? जी सर, सुना नहीं मैंने सही। मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है? आवाज आई? जी सर, सोच रहा हूँ मैं सर। जी जी जी। सर जो लेंस होता है, लेंस या तो ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, और मिरर जो एकदम ऐसे ही होती है मिरर की शेप। और सर जो मिरर होता है, मिरर को जी। स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, और जो लेंस होता अच्छा है उसको स्यूडो सॉलिड नहीं कहा जाता। अच्छा, मतलब लेंस होता है वो ग्लास से नहीं बनता है? नहीं सर, उसको जैसे जो मिरर होता है, मिरर की ऐसा कहा जाता है कि जो मिरर होता है टाइम के साथ उसकी शेप ऐसे हो जाती है, वो नीचे से ऐसे बड़ा होने लग जाता है, उसको सूडो हम्म। सॉलिड कहा जाता है सर। जो लेंस होता है उसको सूडो सॉलिड नहीं, उसको सॉलिड ही माना जाता है। मिरर देखा आपने? मिरर तो सर रोज जो चेहरा देखते हैं। हम्म। तो जैसे आप अपना चेहरा देखते हो, तो आप जहाँ खड़े हो ना, जैसे मान लो आप 1 मीटर दूर खड़े हो अपने मिरर से, जी सर। तो आपकी जो इमेज होगी वो मिरर से कितनी, मतलब आपसे कितनी डिस्टेंस पर बनेगी? वो 1 मीटर पर ही बनेगी। आपसे खुद से? नहीं सर, जो खुद से तो, खुद से सर उतनी मिरर के अंदर वो उतनी डिस्टेंस पर बनेगी 1 मीटर पर ही। चलो आपने एक हॉबी लिखी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी सर। ये कौन सी हॉबी हुई, मेरे को समझ में नहीं, आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्या? सर पार्टिसिपेट तो नहीं सर, देखने से ऐसे जो कॉमेडी शो है टेंशन कम होता है। अच्छा, और टेंशन ये उल्टा चश्मा का क्या मतलब, उल्टा चश्मा पहनते हैं? सर उल्टा चश्मा करके पहले एक जो कोई मैगजीन होती थी, तो हम्म उसमें एक कोई गुजराती लेखक थे तारक मेहता, तो हम्म। वो सर वीकली उसमें कोई आर्टिकल पब्लिश करते थे, तो ये उस पर बेस्ड है सर। अच्छा 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 अच्छा। चलो कोई बात नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए कि नागौर में जो आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, जी सर। उसके जो ऐसे 3 शब्द बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते मुझे सर एक तो अल्डाट, हैं। अच्छा। और 3 शब्द बताने, आप नागौर के रहने वाले। एक सर जपीड़, अच्छा।
और एला केला। और तीनों के अर्थ बताइए। क्या सर? तीनों के अर्थ बता दीजिए, मीनिंग क्या है तीनों शब्दों सर अल्डार्ट का मतलब होता है कोई चीज ऐसे सर बहुत ही ऐसे यूनिक सी हटके हो कोई। की? हम्म। और उसके अलावा सर जपीड़ का मतलब होता है एक सर मारने से कह सकते हैं उसको मारवाड़ी भाषा में। और सर जो अच्छा। एला केला होता है, एला केला का मतलब होता है ऐसे कैसे। अच्छा, ऐसे कैसे? एक आपके जीमन और ब्याड़ू दो शब्द चलते हैं, जी सर। दोनों में क्या अर्थ है, मीनिंग, अर्थ डिफरेंस क्या है? सर जो ब्याड़ू होती है वो शाम को की जाती है, हम्म। सूरज सूरज ढलने से पहले जल्दी करके, और फिर जो लोग सो जाते हैं। और हम्म। सर जीमण होता है, नॉर्मल जो खाना होता है उसको जीमण कहते हैं, और कभी इनविटेशन में हम जाते हैं तो उसको भी जीमण ही कहते हैं। अभी आपके एक करंट एसपी साहब थे, उनका ट्रांसफर हुआ है, क्या नाम था उनका, जो नारायण समझा टोगस रहे? सर। नारायण सिंह जी टोगस है ना? तो उनके जब ट्रांसफर हुआ था तो वहां पर काफी भीड़ भड़ाके हुए थे, काफी मतलब उन्होंने डीजे वीजे चलाए थे, जबकि तो ये तो बंद है सब चीजें तो प्रशासनिक अधिकारी के लिए। और वहां ऐसा देखा था मैंने, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था कि काफी लोग हैं जो माफिया लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, ये अच्छी बात है क्या? आपका व्यू क्या है? इसको सर पूरी तरीके से गलत भी नहीं कहा जा सकता और पूरी तरीके से सही भी नहीं कहा जा सकता था। नहीं, उसमें आम जनता भी थी, ऐसी बात नहीं है कि आम जनता नहीं थी, आम आम जनता भी जनता का थी। तो सर आम जनता की ये टेंडेंसी है नागौर साइड में भी, जहाँ डीजे देख लेते हैं तो वहां पर सर भीड़ इकट्ठा हो जाती है नहीं, फिर। इसका मतलब किसी प्रशासनिक अधिकारी की विदाई होती है, वो आम जन में ऐसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर अगर आम जनता पार्टिसिपेट कर रही है तो ये भी सिंबल है कि उन्होंने उनका जो टेन्योर था उन्होंने अच्छा कार्य किया है, और जनता है उनका उनके साथ उनका जुड़ाव है जनता के साथ। इसका मतलब एसपी साहब ने अच्छे काम किए है ना? सही बात। तभी जनता जुड़ी, आपके अनुसार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ऐसे, मतलब सेलिब्रेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सर। होने चाहिए। चलो, गुड गुड गुड। चलो, करनी सिंह जी, आपका काफी अच्छा इंटरव्यू रहा। मेरे को कुछ ऐसी थोड़ी सी आपकी कुछ कमियां लग रही है, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मिरर और लेंस है ना, या आपकी जो नागौर की कुछ ऐसी चीजें होती है जो सामान्य जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जी सर। और उन चीजों को थोड़ा सा आप अच्छा सा क्लियर करो, है ना? और ये जो जी सर। फैक्चुअल जो डिस्ट्रिक्ट नॉलेज है ना, वो थोड़ा सा आपका काफी कम है। जी सर। फैक्चुअल को थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई फोर्ट की वास्तुकला बताओ, तो आपको वास्तुकला के ऊपर ही बात करनी है। जैसे जी सीधा पंचायत समिति, तो वो देखो, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। सर। कोई ये सर सिंपली कह देता है कि ये सर लिखी हुई तो है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सोचा कि इतनी फैक्चुअल तो कौन पूछेगा, मैंने प्रिपेयर तो की थी पहले, मैं 3 महीने पहले जयपुर गया था प्रिपरेशन के लिए। तो नहीं सर नहीं, पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पूछते हैं वो तो, ऐसा कुछ है ही नहीं। पढ़ लूंगा सर, ठीक है सर। है ना, थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, है ना? जी नरेश सर। नरेंद्र डूडी सर, मेरी आवाज आ जी रही? सर। हाँ सर जी अब सर। एग्जिट एग्जिट करें सर, ये हाँ, है ओके ना? सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर। जी। करणी सिंह जी, जी सर। बहुत मुश्किल से ज्वाइन हो पाए, क्या रीजन रहा? वो सर पहले उसमें वो शुरू में एक नाम लिखने का आता है कि आप खुद का नाम लिखिए। तो शुरू में मैंने 2-3 बार वो बिना नाम लिखे ही उस पर क्लिक कर दिया ज्वाइन करने के लिए, फिर चौथी बार मैंने वो नाम लिख के क्लिक किया तब ज्वाइन हो गया सर। ओके। अच्छा ये बताइए कि ब्रिक्स और ट्रम्प का क्या विरोधाभास सर जो ब्रिक्स है, एक तो जो ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कर रहा है, है? हम्म। और उसके अलावा जो ब्रिक्स है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसको शो करता है। हम्म। और सर जो ट्रम्प है वो ये नहीं पसंद करना चाहेंगे कि जो डॉलर है, डॉलर की हेजिमनी कम हो दुनिया में, हम्म। और जो यूएस है, यूएसए की डोमिनेंस बनी रहे। हम्म। क्या है ये डॉलर डिप्लोमेसी, क्या है? डॉलर डिप्लोमेसी यही है कि सर पूरी दुनिया में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है हम्म। तो वो सब डॉलर में होता है। तो हम्म। जो अ, अमेरिका है वो बहुत बार ऐसे सैंक्शन लगा देता है, और जो स्विफ्ट सिस्टम होता है उससे कंट्रीज को ऐसे अलग कर देता है, जिससे उनका जो ट्रेड होता है, ट्रेड में दिक्कतें आती है। तो सर जो ब्रिक्स कंट्रीज है, जैसे कि सर रशिया है, रशिया पर भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं।
तो ये अभी प्लान कर रहे हैं कि एक ब्रिक्स करेंसी लेके आए, जैसे डॉलर की कोई जरूरत ना हो, वो देश आपस में जो ब्रिक्स करेंसी है तो उसका ही हम्म। लेन देन करके ट्रेड कर ले अपना। बस स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जुड़ा हुआ एक सिस्टम है सर। इसकी ज़्यादा डीप नॉलेज मुझे नहीं है सर अभी, सॉरी। हम्म। तो एक डॉलर डिप्लोमेसी वर्ड आता है, वो क्या है? सर डॉलर डिप्लोमेसी तो यही है कि डॉलर है उसको डिप्लोमेटिकली यूज करना, टूल के रूप में, एक जो डिप्लोमेसी होती है तो उसके एक टूल के रूप में यूज करना। अच्छा, कैसे? जैसे कि सर एक तो दूसरी कंट्रीज होती है तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। हम्म। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो पूरा डॉलर में ही होता है, इस कारण सर जो यूएस है वो इसका बहुत बार मिस यूज करता है सर। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि जो अगर ब्रिक्स करेंसी लाने का मुद्दा उठाया जाए, जी सर। इससे ब्रिक्स देशों को क्या लाभ है? ब्रिक्स देशों को सर एक तो ये लाभ है कि डॉलर की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। और उनका जो ट्रेड है वो ज्यादा होगा, क्योंकि सर जो ट्रेड करना इजी हो जाएगा, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो। हम्म। और उनके अलावा सर उनकी जो बार्गेनिंग पावर है यूएसए के साथ वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं। ओके, ठीक। अच्छा, ये एक वर्ड है, एमरोल्ड ट्रायंगल, ये भी चर्चा में है। एमरोल्ड ट्रायंगल, बताए। सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं कहीं। ओके। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद, जी सर। बताए। तो सर जो एक शिव मंदिर है जो 11वीं सदी का बनाया हुआ है, हम्म। तो वो सर जो रूलिंग डायनेस्टी थी जिसने बनाया था, तो उसका जो हम्म। संबंध है वो कंबोडिया से था। हम्म। लेकिन सर बाद में जो कॉलोनियल एरा आया तो हम्म। वहां पर जो कॉलोनीज थी, तो कॉलोनीज में उसको जो है वो सर थाईलैंड की जो बाउंड्री है उस कौन सा मंदिर है वो? शिव मंदिर है सर। अच्छा, वो किसने बनाया था? वो सर कोई रूलिंग डायनेस्टी थी कंबोडिया की, उसने 11वीं सदी में बनवाया था। आप उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? क्योंकि फ्रांस सरकार ने इसको कंबोडिया की सीमा में रखा है और थाईलैंड आपत्ति कर रहा है। अगर वो सॉरी कंबोडिया सर। के रूलर ने बनाया होता तो थाईलैंड आपत्ति क्यों करता? वो सर वर्तमान में थाईलैंड की टेरिटरी में आता है, 2008 में आईसीजे में केस गया था। हम्म। तो आईसीजे ने कहा था कि ये मंदिर है, उसका जो अधिकार है वो कंबोडिया को दे दिया जाए। तो मंदिर के आसपास की जो सर भूमि है उसको लेकर विवाद है। कंबोडिया उस पर भी दावा करता है और हम्म। थाईलैंड है वो उस पर मना कर रहा है। वर्तमान में जो मंदिर है वहां पर तो सर जो कंबोडिया है उसका ही अधिकार है। हम्म। एक ये जो यूनेस्को ने किया है, हम्म, उसको प्री विहार मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया है, जी इसको सर। लेकर भी कोई विवाद है? सॉरी सर। हम्म। जनगणना के बारे में बताइए। जनगणना सर सबसे पहले 1872 में हुई थी और सिस्टमेटिकली 1881 से शुरू हुई थी। हम्म। और उसके बाद से चली रही है और 1931 में कास्ट सेंसस भी आयोजित की गई थी। हम्म। और इस बार सर दो फेज में होगी जनगणना, 2026 और 2027 में। हम्म। और साथ में जो कास्ट सेंसस है वो भी की जाएगी सर। तो जनगणना होने से जो कास्ट सेंसस है, जाति, इससे आपको लगता नहीं कि लोगों को जब बड़ा पता चलेगा कि हम बहुत बड़े ग्रुप हैं, हमारी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बड़ी कास्ट जो है, तो जी वो सर। उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करेगी? जातिवाद नहीं बढ़ेगा उससे? जी सर ये एक जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन इसके जो है कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है। जैसे कि सर एक जैसे? तो आरक्षण को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, और उसके अलावा स्टेट जब पॉलिसीज बनाता है तो उसमें स्टेट को ये पता रहेगा कि वर्तमान में जो किन किन की कितनी पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाने में भी फायदा होगा। हम्म। ठीक। अ, एक इंडिया आउट अभियान है, इंडिया आउट अभियान, जी वो सर। फ्लॉप हो गया और चीन को झटका लगा है, जी सर। इसको क्लियर करिए। तो सर इंडिया आउट अभियान, मालदीव के जो अभी राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू, हम्म। तो उन्होंने 2023 में इलेक्शन लड़ा था, तो उस टाइम उन्होंने शुरू किया था।
वहां पर जो इंडिया की आर्मी थी वो कुछ एक प्रोजेक्ट्स पर तैनात थी। तो सर उन्होंने इसका नारा दिया था, उसके बाद वो सत्ता में आ गए। हम्म और सत्ता में आने के बाद सर जो इंडिया है, इंडिया में भी ऐसे सर कैंपेन चले थे, जैसे सर मालदीव को बॉयकॉट करने के लिए, टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप जाने के लिए। हम्म और अभी सर हाल ही में जो रिश्ते थोड़े सुधरे हैं, जो हमारे पीएम है मोदी जी, वो पहले ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे और अभी वो मालदीव की यात्रा पर है सर। हम्म। तो ये क्या भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी की सफलता के रूप में देखा जा सकता जी सर बिल्कुल। है? क्या कारण रहा कि मुइजू जो भारत विरोधी था उसने जी यू सर। टर्न लेते हुए मोदी जी को अपना मुख्य अतिथि बनाया? जी सर पहले जो मोहम्मद मुइजी थे वो प्रो चाइना थे सर। हम्म तो हो सकता है कि इलेक्शंस के दौरान चाइना ने उनको सपोर्ट किया हो। लेकिन सर वर्तमान में जैसे देखा जाए तो एक तो सर जो इंडिया है, इंडिया की जो जीडीपी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसके अलावा हमारा जो डिप्लोमेटिक कद है वो पूरी दुनिया में बढ़ा है। तो सर कोई भी जो स्टेट होता है तो उसकी जो सर पॉलिसी होती है या डिप्लोमेसी होती है वो स्टेट के इंटरेस्ट को लेकर ही उसको लेकर ही बनाई जाती है सर, स्टेट के इंटरेस्ट के हिसाब से ही। हम्म तो सर अब उनको शायद ये लगा होगा कि हमारे जो है नेशन के इंटरेस्ट के लिए इंडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि ये पड़ोसी भी है हम इंडिया मालदीव का। हम्म। और एक पॉइंट बताया आपने, नेशनल इंटरेस्ट। तो यू टर्न के दो तीन पॉइंट और बताइए। और सर उसके अलावा एक हमने उनको लोन है, लोन भी उनको जारी किया है लगभग आर्थिक पक्ष। 5,000 करोड़ देखो के इसको आसपास। दो तीन पक्षों में आप बांटो। एक तो आर्थिक पक्ष सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। वैश्विक, पूरे वैश्विक व्यापार और वैश्विक संबंधों का आधार आर्थिक पक्ष होता है। जी सर। मानवता, नैतिकता, ये नहीं होते हैं, जी है सर। ना? आर्थिक पक्ष में आप कहेंगे कि एक तो जो माले है, मालदीव है, इसका व्यापारिक वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार भारत से जुड़ा है। जी सर। वस्तुएं, अनेक आधारभूत वस्तुएं भारत भेजता है। सेवा व्यापार में पर्यटन, जी पर्यटन सर। भारत, पूरी इकोनॉमी का 30% पर्यटन भारत से जी जाता है। इस कारण से भारत की तरफ झुकना पड़ा। नंबर टू, हिंद महासागर में भारत की नौसेना बहुत शक्तिशाली है। तो एक जी सर। शक्तिशाली देश से शत्रुता उसको महंगी पड़ सकती है। नंबर टू। और एक पॉइंट आप कहेंगे कि भारत का आर्थिक ताकत, भारत अपने आप में एक आर्थिक ताकत है वैश्विक स्तर पर, और उसका रणनीतिक धैर्य है। इतना इसने विरोध किया पर भारत धैर्य पूर्वक उस उसको पटरी पे लाता रहा। ये दो तीन पॉइंट बताएंगे तो थोड़ा काफी अच्छा हो जाएगा इसका। बाकी उत्तर अच्छे हैं आपके, उत्तर बढ़िया दे रहे हो। चलिए, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ये टेपा, TEPA, ये क्या है? टीईपी है। सॉरी सर मैंने सुना हिंदी में नहीं बता था। देता हूं मैं। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट, एग्रीमेंट। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। सर इंग्लैंड के साथ हुआ है, आप उसके बारे में तो नहीं बात कर रहे हाँ हैं? वही। तो सर वो तो सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें जो दोनों ही कंट्रीज है, हम्म तो वो कुछ एक सेक्टर्स है उनके ऊपर जो टैरिफ है वो कम कर देंगे। जैसे सर हम्म इंडिया की जो 99% वस्तुएं हैं उन पर यूके ट्रेड जो टैरिफ होते हैं वो बहुत कम कर देगा। हम्म और सर जो इंडिया है, हम भी जो इंग्लैंड की 90% जो वस्तुएं हैं जो इंडिया में आती है, बिजनेस होता है जनरली, हम्म। तो सर उनके ऊपर हम जो टैरिफ लगाते हैं वो हम कर देंगे, और इससे जो इंडिया का ठीक है, एक्सपोर्ट है। ठीक है। एक अहमदाबाद विमान हादसे के बारे में बताइए। जी सर। अहमदाबाद विमान हादसा सर, अभी उसके जो कारण है वो जांच चल ही रहे हैं उनकी, कोई प्रॉपर अभी फाइनल जो कंक्लूसिव जो रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं है। आई नहीं, ठीक है। और अभी अच्छा, उसका उसमें जो। दो वर्ड पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक तो है मेडे, मेडे, मेडे क्या है? सॉरी सर। अच्छा, एक और था, एक अलर्ट था। उस अलर्ट का नाम है स्टेप पोस XDCR। ये भी चर्चा में रहा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के हेडिंग्स पे क्वेश्चन है ये हेडिंग आई थी। ये एक चेतावनी थी। इसका अर्थ होता है कि विमान का जो संतुलन बताने वाला सेंसर है वो फ्लॉप हो समझ गया, गया। और उन्होंने इसको इसको इन्होंने डिनाई किया था। तो इसके कारण उनको ये झेलना पड़ा। अच्छा, विंबलडन के बारे में बताइए। सर इंग्लैंड में है और वहां पर अभी मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड का। हम्म। भारत और का अभी हम। विंबलडन हैं? में भारत का है। क्या सर, मैंने सुना नहीं सही से। विंबलडन ग्रैंड स्लैम। वो सर टेनिस का टूर्नामेंट होता है। हम्म। किसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम, किसको कहते हैं?
सॉरी सर। अच्छा, इसको पढ़ना आप अभी। ईगा स्विटेक पोलैंड की है, उसने जी महिला सर। एकल जीता है। उसका ये पहला विंबलडन है। जी सर। पुरुष में एकल में किसने जीता है, वो भी आप ध्यान रखें। जी सर। अच्छा, इजराइल ईरान युद्ध के क्या कारण? इसराइल ईरान युद्ध के, हम्म। तो सर इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है। हम्म। और उसके अलावा सर जो ईरान है वो प्रॉक्सी वार करता है, जो हमास को सपोर्ट करता है, लेबनान को सपोर्ट करता है। और जो हुती रिबेल्स है तो उनको भी ईरान जो है प्रॉक्सी के रूप में सपोर्ट करता है इसराइल पर हमले के लिए। वेरी गुड। और मेन तो यही है सर। एक आंतरिक कारण बताइए, इंटरनल क्या कारण सर? ये तो चलो दिखने वाले बड़े कारण है, एक इंटरनल कुछ छोटे कारण भी है। जैसे एक कारण बताता हूँ मैं आपको, वो एक ही कारण है, जी सत्ताधारियों सर। में असुरक्षा का भाव पैदा हो। इसराइल में नेतन्याहू अलोकप्रिय हो रहे हैं, अब युद्ध में डाल के राष्ट्रवाद का उभार करके वो अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। जी सर भ्रष्टाचार वो। के आरोप है उनके। और इधर खुमैनी को लगता है कि जो इस्लामिक क्रांति है वो कभी भी जा सकती है, इससे ईरान एक लिबरल कंट्री बन सकता है। तो इस युद्ध के जी सर। माध्यम से वो वापस जनता को अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं। वो सर हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए करने सर। के लिए बिल्कुल सही कहा। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के कितने अंतरिक्ष यात्री गए हैं? भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री एक तो राकेश शर्मा सर है, वो गए थे हम्म। बहुत पहले। हम्म। और अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला सर है, वो गए थे। हम्म। और उसके अलावा सर 2-3 साल पहले कुछ सिरिसा बेंडाला करके थी, वो भी गई थी। ये तो और कोई नाम नहीं सुना हमने, कहाँ की है? सर ये है तो यूएसए की, ये इंडिया मूल की है सर ये। ना ना, ऐसा कोई नाम नहीं है, क्या नाम बोल रहे हो? सिरिसा बेंडाला। आप चेक करना इसको। जी सर। ठीक है, 5 लोग जा चुके हैं इंडिया से। अच्छा सर। सबसे पहले राकेश शर्मा 1984, देन कल्पना चावला 97 सुनीता और विलियम्स। 2003, फिर सुनीता विलियम्स, देन राजाचारी, और अभी शुभांशु शुक्ला। और अभी एक नया नाम और चर्चा में चल रहा है, वो भी ध्यान रखना आप, है ना। और क्या अभियान का क्या नाम था? शुभांशु शुक्ला सर के, हम्म। उनका सर था एक्जियोम 04। एक्जियम 4 में से। अच्छा, क्या प्रयोग किए, मुख्य प्रयोग क्या थे इनके? मुख्य प्रयोग सर एक तो जैसे हमारा टारगेट है कि हम खुद का चांद पर एक मिशन भेजें हम्म। और अंतरिक्ष स्टेशन बनाएं। तो उसके लिए सर हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं थी, तो हम्म। उनको भेजा गया ताकि वो अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ सके स्पेस स्टेशन में काम करने का। जीरो और ग्रेविटी उसके अलावा टेक्नोलॉजी। सर माइक्रो ग्रेविटी होती है, उसमें हम्म। हमारी बॉडी जो है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। और उन जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। और उसके अलावा सर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन के लिए वहां पर कुछ जो बीज उगा के भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ताकि जब हम निश्चित। अपना स्पेस मिशन भेजें हम्म। तो न्यूट्रिशन को लेकर दिक्कत ना आए। और उसके अलावा सर टारडिग्रेड होता है एक, तो टारडिग्रेड पर स्टडी की थी, जिससे ये क्या जो होता है? टारडिग्रेड सर बहुत ही छोटे साइज का एक जीव होता है। और ये सर इसकी जो बहुत ही हार्श होता है सर, ये किसी भी क्लाइमेट में ये रह सकता है। ज्वालामुखी का लावा होता है उसमें भी ये जिंदा रह सकता है। है? और जी सर। और सर जो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है उसमें भी ये जिंदा रह सकता है। तो सर उस पर भी स्टडी की गई थी, और उससे जो है मेडिसिन बनाने में फायदा होगा सर। हम्म। इसके प्रयोग वहाँ आईएसएस पे किए गए। जी सर। एक इंसुलिन का किया गया। इंसुलिन, सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एग्रीकल्चर में क्या था? एग्रीकल्चर को लेकर तो सर वो न्यूट्रिशन के ऑब्जेक्टिव से कुछ जो कुछ बीज है तो उनको अंकुरण पर हम्म। स्टडी की गई थी, वो क्या बहुत अच्छा माइक्रो। करने जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आंसर है, बहुत अच्छी पकड़ है। इस पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करना, और करंट पे अपने कुछ पॉइंट्स बनाना। हर जी मुद्दे पे सर। मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ, उस पे आप रोज के अपने 5-6 पॉइंट खुद के लिखिए। जी जैसे सर। पूरा आर्टिकल है, अब आर्टिकल पढ़े भूल गए, उसके बजाय एक नोट्स बनाइए इसके। हॉबी क्या डाली? वो भी सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना। हाँ, तो उसका ये कोई हॉबी नहीं है, ये हॉबी किसने बताई आप? सर बताई तो नहीं, ये मैंने खुद से ही अभी जैसे पहले मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो उस टाइम मेरी थी एक तो एक्सरसाइज करना। हाँ। एक्सरसाइज में पुशअप और स्क्वाट, और एक थी हॉलीवुड मूवीज देखना। हाँ, तो अभी मुझे लगा कि ये बहुत लंबी हो रही है, तो मैंने एक हॉलीवुड बार इस। मूवीज तो बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन, उसको तो वो अच्छा ऑप्शन। योगा वगैरह नहीं रख सकते? योगा मेडिटेशन,
फिर उसमें आपको अष्टांग योग, यम नियम सर आसन प्राणायाम, इन वो सब ऐसा लग चीजों रहा को है मुझे, ऐसा लग रहा है वो मुझे बनावटी हो जाएगी फिर थोड़ी। बनावटी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। पर चलो कोई बात नहीं, आप एक बार तो तारक मेहता पे काम करो, है ना। नहीं वो सर प्रिपेयर है, तारक मेहता वो भी तो प्रिपेयर है वो तो। प्रिपेयर है, चलो अच्छा है फिर। थोड़ा सा ये हॉबी बहुत बौद्धिक हॉबी नहीं है, तो इस वजह से पर चल जाता है, क्योंकि उनको एक नई चीज मिलेगी पैनल को, तो चल जाएगा इसका। ठीक है कर्ण जी, जब डेट आ जाए तो मुझे वापस इन्फॉर्म करना, एक जी मौका सर। और लेंगे हम आपका। जी ठीक सर। है, ओके, ऑल द बेस्ट।